नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, नया प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। हम लोगों ने 10 8 प्रैक्टिस सेट खत्म कर लिए थे। ये अगला 9वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो लगातार 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज हम कर रहे हैं, जो पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस है, उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, और ये आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि वेदांत के रूप में विख्यात उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो वैदिक काल तो पढ़ रखा होगा सबने। तो वैदिक काल में उपनिषद कितने हैं? 96 है, 108 है, 112 है, 116 है। तो ध्यान रखना 1 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा कि भारत जो हमारे वेदांत है उसमें उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा वेद में स्रोत तथा प्रथाओं का उल्लेख है। तो जो हमारे वैदिक काल के समय वेदों की रचना हुई, तो जो वेद हैं वो कितने हैं? 4 हैं, प्रमुखता 4 वेद हैं। तो उनमें से कौन सा ऐसा वेद रहा है जिसमें स्रोत और प्रथाओं की का उल्लेख दिया गया है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है। तो ध्यान रखना कि अथर्ववेद जो है ना, जैसे कर्मकांड हो गया, जादू टोना, जितने भी जो प्रथाएं हैं, जो भी स्रोत हैं, वो सारे किसमें दिए गए हैं? वो सारे अथर्ववेद में दिए गए हैं। ठीक है, किसके द्वारा रचित है ये? तो ऋषि अथर्वा के। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में पूर्व हड़प्पा संस्कृति के चरण कहाँ देखे जाते हैं। तो संस्कृति, हड़प्पा काल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। तो भारत में पूर्व पूर्व हड़प्पा के चरण कहाँ देखे जाते हैं? कोटदीजी, लोथल, रंगपुर या कालीबंगा। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो पूर्व हड़प्पा जो संस्कृति के चरण है वो आपके कालीबंगा में देखे जाते हैं। कालीबंगा कहाँ पर है आपका? राजस्थान। लोथल कहाँ है? तो लोथल में सबसे बड़ा गोदीवाड़ा देखा गया था। ठीक है, यहाँ पर पोर्ट भी था। रंगपुर, कोटदीजी। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे कोटदीजी कहाँ पर स्थित है। कमेंट करके बताओ मुझे कि कोटदीजी कहाँ पर स्थित है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की अजातशत्रु ने किस गणतंत्र राज्य के साथ युद्ध किया था। तो अजातशत्रु जो मगध साम्राज्य के उदय के बाद जो हर्यक वंश था, तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। तो बिंबिसार के पुत्र हुआ करते थे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने किस गणराज्य के साथ युद्ध किया था? काशी, कौशल, अवंती या वज्जी। जल्दी से बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वज्जी। तो वज्जी के साथ इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो हर्यक वंश था उसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी राजगद्दी पे बैठे थे, चाहे बिंबिसार हो या आपका अजातशत्रु हो, ठीक है, तो इन सारों ने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इस हर्यक वंश को आपको पितृहंता वंश भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की अरामिक और खरोष्टी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेख किस जगह पाए गए हैं। तो अशोक के शिलालेख के बारे में तो लगभग सबने पढ़ ही रखा होगा, कहाँ पर पाए गए हैं। तो ये आपके पर्सिया में, श्रीलंका में, सेंट्रल एशिया में या अफगानिस्तान में। तो 5 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान में पाए गए हैं। आगे हम बात करते हैं कावेरीपट्टनम क्यों प्रसिद्ध था। अच्छा, कावेरीपट्टनम क्यों प्रसिद्ध था? राजधानी थी, बंदरगाह था, मंदिर था या सैनिक केंद्र था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछा गया बहुत बार। तो बंदरगाह, यहाँ पर सी पोर्ट था। कावेरीपट्टनम कहाँ पर? यह यहाँ पर सी पोर्ट था। ठीक है, तो बंदरगाह। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की दक्षिण में बौद्ध धर्म के हीनयान चरण को संरक्षण किसने दिया था। तो जैसा सबने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म के बारे में कि हीनयान महायान संप्रदाय में इनका विभाजन हो गया था। तो हीनयान संप्रदाय जो था उसको दक्षिण में किसने संरक्षण दिया था? सुंगों ने, कुलचरियों ने, कण्वों ने या सातवाहनों ने। तो जल्दी बताएंगे। दक्षिण में हीनयान चरण को जो संरक्षण देने का काम किया था वो आपका सातवाहनों ने किया था। तो क्वेश्चन 7 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की महरौली लौह स्तंभ अभिलेख में किस राजा की सैनिक उपलब्धि का वर्णन है। तो महरौली का लौह स्तंभ, अच्छा, जो अभिलेख हैं, जो स्तंभ लेख हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महरौली का जो लौह स्तंभ है, इसमें किस राजा के बारे में बताया गया है, सैनिक उपलब्धि का वर्णन किया गया। तो राजा चंद्र का किया गया यहाँ पर। 8 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि राजा चंद्र का किया गया है। ठीक है, खारवेल जो नाम दिया गया है, इनसे एक अभिलेख संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राजा जो खारवेल थे उनसे कौन सा अभिलेख संबंधित है। कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है गुप्त काल में कौन सा प्रमुख कला केंद्र था। तो गुप्त काल के समय कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो अमरावती, गंधार, एलोरा या सारनाथ। तो सारनाथ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल के समय सारनाथ जो था वो आपका कला केंद्र था, बहुत प्रमुख कला केंद्र था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्राचीन भारत में वल्लभी किसका एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो प्राचीन समय में जो वल्लभी था वो वहाँ पर किसका एक प्रसिद्ध केंद्र था? शिक्षा का, खगोल का, कला का या संगीत का। जल्दी से बताओ इसका। तो शिक्षा जो थी ना, शिक्षा वल्लभी में विश्वविद्यालय भी आप बोल सकते हैं। तो उस वहाँ पर क्या था कि शिक्षा का वो वल्लभी प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि दक्षिण में हर्षवर्धन के सामरिक विस्तार को किसने रोका था।
तो हर्षवर्धन जिस प्रकार से बढ़ रहे थे दक्षिण में तो उनके बढ़ने के विस्तार पर रोक किसने लगाई थी? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। इनसे एक अभिलेख संबंधित है, उसमें इसके बारे में वर्णन दिया गया है, ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख के बारे में भी बताया जाता है कि पूछा जाता है बहुत बार कि ऐहोल अभिलेख जो है किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसमें इस युद्ध का पूरा वर्णन दिया गया है, ठीक है। तो 11 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं तेलुगु और कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किस युग में हुआ था? तो तेलुगु और कन्नड़ जो भाषाएं हैं आज, उनका विकास किस युग में किसके समय हुआ था? तो चालुक्यों के समय। 12 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो तेलुगु और कन्नड़ जो भाषाएं थी, उनको जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनी है वो, तो चालुक्यों के समय पर बनी थी। 12 का राइट सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखना, चालुक्यों के समय। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि वीर शैव की स्थापना किसने की? तो वीर शैव की स्थापना किसने करी? वीर शैव जो मत था, तो इसकी स्थापना करने वाले थे बसवेश्वर, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो वीर शैव जो मत था, इसकी स्थापना करने वाले थे बसवेश्वर। तो 13 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं तुर्काने चहलगान। तो चहलगान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वंश में सशक्त और सक्रिय था? तो इसे चालीसा भी बोला जाता था। तो तुर्काने चहलगान किस वंश में सशक्त सक्रिय था? दास वंश में, खिलजी में, तुगलक में या लोदी में? तो इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, कौन? दास वंश में। तो चहलगामी, जो चहलगामी बोला जाता है, इसको चालीसा भी बोला जाता है, चहलगान भी बोला जाता है, तुर्केनी चहलगान भी बोला जाता है। तो इसका स्थापना, इसका जो प्रमुख एक शासक बना था, चालीसा से ही निकला हुआ था, जिसका नाम क्या था? बलबन। और इसकी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये दास वंश से संबंधित है। 14 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अलाउद्दीन, क्वेश्चन नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण पे आक्रमण करने वाला पहला शासक था, खिलजी वंश का शासक था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत काल में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जफर खां, मलिक कफूर या नुसरत खां या अल्प खां? तो 15 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा, मलिक कफूर। मलिक कफूर जो कि एक किन्नर था, उसने अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? आगरा में, बीजापुर में, अहमदनगर में या दौलताबाद में? तो 16 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा कि गोल गुम्बद कहाँ है? बीजापुर में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में या फतेहपुर सीकरी? तो जब भी आप आगरा से बाई बस पूर्व की ओर जाते हैं, तो मान लीजिए आप तो वहाँ पर एतमादुल्ला का मकबरा आपको दिखाई पड़ेगा। तो 17 का क्या हो जाएगा? आगरा से निकलते हैं आप, तो 17 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आगरा में। तो एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ है? आगरा में, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 अकबर का सिंहासन रोहण कहाँ हुआ था? तो अकबर ने जो अपना सिंहासन रोहण किया था, वो कहाँ किया था? सरहिंद में, पठानकोट में, पानीपत में, कालानौर में? तो 18 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कालानौर में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 19 है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय कौन उसके साथ आया था? तो जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, उनके साथ एक जो लेखक था वो आया था, इब्न बतूता था, आमिर खुसरो था, इल्तुतमिश था, अलबरूनी। तो 19 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अलबरूनी। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी, बहुत ही प्रसिद्ध किताब, फेमस रही इतिहास में वो। तो कौन सी किताब लिखी थी अलबरूनी ने? एक कमेंट करके मुझे जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया था? तो गुलामों के लिए एक विभाग किसने बनाया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन ने या फिरोज तुगलक ने? तो गुलामों के ऊपर जो काम किया था, गुलाम हो या बगीचे हो, इनका काम जो किया था वो फिरोज तुगलक ने किया था। नहरों का निर्माण कराना, ये सारा काम भी फिरोज तुगलक ने बहुत बड़ी मात्रा में किया था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? चुनार में, चित्तौड़ में, कलिंजर में या अमरकोट में? तो शेरशाह सूरी जो था, उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी महाराज जो थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनकी राजधानी कहाँ थी? सिंहगढ़, पन्हाला, पूना या रायगढ़? तो रायगढ़ में उनकी राजधानी थी, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फैको कैरो द्वारा स्थापित कहाँ की गई? तो फ्रांसीसियों ने जो सबसे पहले कोठी स्थापित की थी अपनी, वो कहाँ की थी? सूरत में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि फ्रांसीसी हमेशा से बरतानिया हुकूमत की बराबरी करना चाहते थे, तो उन्होंने पहली कोठी कहाँ लगाई थी? सूरत में ही लगाई थी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पहली बार अंग्रेजों ने किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए पहली बार किस एक्ट के तहत अनुदान दिया था? तो 24 का इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्टर अधिनियम 1813। तो 1813 में पहली बार अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए पैसे दिए थे, मतलब। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का रिवोल्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो जो अवध के इलाके से किसने इसका नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने, नाना साहब ने, या आपका
तात्या टोपे ने या बेगम हजरत महल। तो इसका ध्यान रखना, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 25 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि बेगम हजरत महल ने ही कहाँ से किया था, अवध से इसका नेतृत्व किया था। आगे हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26, बंगाल आर्मी के लगभग 1/3 सिपाही कहाँ के निवासी थे। तो बंगाल की जो इन्फेंट्री आर्मी थी उसके जो 1/3 सिपाही थे वो कहाँ के रहने वाले थे। तो ये आपका बंगाल, अवध, असम या बिहार। तो बंगाल के जो सिपाही थे अवध के रहने वाले थे। तो 1/3 जो सिपाही था वो अवध से ही लिए जाते थे बंगाल में। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की भारतीय पुनर्जागरण से मुख्य रूप से कौन प्रभावित हुए। तो भारत में जो पुनर्जागरण हुआ तब उस जो बदलाव हुआ वहाँ उस चीज़ से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, ईसाई, ग्रामीण, दलित या नगरीय मध्यम वर्ग। तो जल्दी से बताओ कौन प्रभावित हुआ इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले कौन थे, नगरीय मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो थी किसने लिखी थी, तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। तो 28 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि दलितों के उत्थान के लिए अम्बेडकर के विचार से प्रमुख कौन था। उत्थान के लिए बी आर अम्बेडकर के विचार से सर्व प्रमुख कौन था। तो मतलब अम्बेडकर जो चाहते थे कि दलितों का उत्थान किस प्रकार से होगा, उसमें सबसे पहले उनका क्या विचार था कि उन्हें दलितों को क्या करना चाहिए जिससे उनका सबसे उत्थान हो। आरक्षण लेना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन, साक्षरता या राजनीतिक अधिकार। तो जल्दी से बताएंगे। तो देखो अम्बेडकर का मानना था कि अगर जब तक दलितों का राजनीति में प्रभुत्व नहीं होगा, अधिकार नहीं आएंगे वो लोग, तब तक उनका उत्थान नहीं हो सकेगा। तो उनका यही सोचना था। तो 29 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाद में उन्होंने साक्षरता, शिक्षा पर तो बाद में जोर दिया। उन्होंने बोला पहले पॉलिटिक्स में आना जरूरी है, जब तक आप पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो यही थी 29 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने। देखो बारदौली सत्याग्रह काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन इन्होंने घुमा दिया। इन्होंने बोला कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, लेकिन नाम नहीं दिया है, इन्होंने पार्टी दे दी। अब पार्टियों में क्या है कि पहला है वामपंथी पार्टी, दूसरा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तीसरा है किसान सभा और चौथा है महात्मा गांधी के अनुयायी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जल्दी क्या बात करेंगे। तो देखो बारदौली सत्याग्रह संबंधित है आपका किससे, तो पटेल साहब से संबंधित है। तो इसमें जो हिस्सा लिया था तो वो किसके अनुयायी थे, महात्मा गांधी के। 30 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बच्चे गलती कर देते हैं, वो या तो कांग्रेस पार्टी लगा देंगे, सोशलिस्ट पार्टी, या मतलब जो थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं इस तरीके से। तो 30 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की लाला हरदयाल किससे संबंधित थे। तो अब लाला हरदयाल के बारे में पूछा है। तो अभिनव भारत अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी या गदर पार्टी। तो लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी से संबंधित थे। तो 31 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्वदेशी आंदोलन की कब उत्पत्ति हुई। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, असहयोग आंदोलन में, गांधी के दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह में, नरम दल के सिद्धांतों में, या बंगाल विभाजन के विरोध में। तो देखो स्वदेशी असहयोग तो बिल्कुल नहीं है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, गांधी के दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह में नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं था। नरम दल के सिद्धांतों में नहीं, बंगाल विभाजन के विरोध में। तो 32 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका कि बंगाल विभाजन, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके खिलाफ चलाया गया था ये स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का कौन उत्तराधिकारी था। तो महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था, शेर सिंह को, हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह को, या नैनीहाल सिंह को। तो इस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछ देते हैं। तो ध्यान रखेंगे 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, खड़क सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह थे, उनके जो उत्तराधिकारी बने वो थे खड़क सिंह। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 कि तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तो तुजुक ए बाबरी, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में डाल देते हैं कि जो ऐतिहासिक किताबें होती हैं तो उनके बारे में पूछ देते हैं कि कौन सी भाषा में लिखी गई है, अरबी में, तुर्की में, फारसी में या उर्दू में। तो 34 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा आपका तुर्की में। तो तुजुक ए बाबरी तो तुर्की में लिखी गई, इसको ध्यान रखना, तासे तुजुक तासे तुर्की, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं तबकाते अकबरी की रचना किसने की। तो इस प्रकार से किताबें में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, उनकी भाषाएं भी पूछी जाती हैं। तो तबकाते अकबरी की रचना किसने की थी, जल्दी से बताएंगे। अबुल फजल ने, फैजी ने, निजामुद्दीन अहमद ने, अब्दुल कादिर बदायूं ने। ये चारों जो है प्रमुख नाम है इतिहास में, ये इनकी प्रमुख किताबें भी हैं। लेकिन तबकाते अकबरी किसने लिखी थी, ये निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। तो ये रहा आपका आज का प्रैक्टिस सेट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो इस तरीके से हम लगातार 10,000 की सीरीज हमने कर रखी है। तो 10,000 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आगे आने वाले एग्जाम में। एसएससी हो, पुलिस हो, रेलवे हो, जीडी हो, कुछ भी हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ बैठना, और यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखो, यही सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।